वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हमारा नया टॉपिक है मूल अधिकार। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। तो हम शुरुआत करेंगे नेहरू रिपोर्ट से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो था वो कब आई? तो 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात की गई है, जो कि यह निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 क्या है? हमारे मूल अधिकार हैं। अब यहाँ पर हमने बात की है मूल अधिकारों की, तो कुछ बिंदुओं को इसके अभी यहीं इसी समय जान लेते हैं। जैसे मूल अधिकारों का भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। और इसमें ये जो विचार है मूल अधिकार का, यह कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है बिल ऑफ राइट्स से। अब इसकी जो उपाधि, मतलब इसको हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 12 से 35 के मध्य किसको रखा गया है? मूल अधिकार को रखा गया है। मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। मूल संविधान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? तो अब 6 है। 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब इसे क्या बना दिया गया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और यह भाग 12 आर्टिकल 300 का में इसको रख दिया गया है। यह पहले कहाँ था? तो आर्टिकल 31 में प्लस 19 का सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ऐप में ये पहले था। अब हम बात करते हैं ये मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? तो 1215, मैंने पहले भी बताया था कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे, राजा किंग जॉर्ज ने जिस पत्र पर लोगों को पहली बार अधिकार दिया, नागरिकों को, तो उस पत्र को क्या क्या कहा गया? वहाँ का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसीलिए इसको हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमने अभी बात की कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहला था हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है। तो समानता का अधिकार जो है ये किसके किसके बीच में? 14 से 18 आर्टिकल कौन सा है? तो 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आर्टिकल क्या है? तो 23 से लेके 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो किसका है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें है आर्टिकल 19 और 30 में किसकी बात है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 इससे संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इनको राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में क्या दिया गया है? इनको स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अब है इसमें अनुच्छेद 352 की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा। तो आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों को क्या निलंबन किया जा सकता है। तो ये इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। तो इसके निलंबन के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं? 2 आर्टिकल हैं, 358 और 359। मूल अधिकारों
को मतलब क्या है कि संशोधन करके हटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, तो कुछ समय के लिए, और इसको स्थगित भी किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे मूल अधिकारों को संशोधन करके हटाया जा सकता है तो और बढ़ाया जा सकता है की मैंने बात की, तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, इसके माध्यम से संपत्ति का अधिकार क्या था, मूल अधिकार था, इसको हटाकर क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें जोड़ने की अगर मैं बात करूं तो इसमें 86वां जो संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 21 का को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को के नाम से मूल अधिकार इसको बना दिया गया। तो इस तरीके से मतलब मूल अधिकारों को संशोधन करके इसमें जोड़ा भी जा सकता है और उनको हटाया भी जा सकता है। अब इसमें है कि मौलिक अधिकारों को न्याय योग मतलब वाद योग के रूप में संविधान में रखा गया है। तो मूल अधिकार की यह विशेषता है कि मतलब मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित है, वाद योग है और प्रवर्तनीय है। मतलब ये तीनों क्या है, एक ही बात है। न्यायोचित, वाद योग और प्रवर्तनीय, ये तीनों लगभग एक ही बात है। यह क्या है, इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देती है, न्यायपालिका देती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत देती है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत। तो हाई कोर्ट किसके तहत देती है, आर्टिकल 226 के तहत इसको सुरक्षा की गारंटी देती है न्यायपालिका। तो यहीं पे हम थोड़ा सा कुछ मूल अधिकारों की विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि न्यायोचित, वादयोग, प्रवर्तनीय है मूल अधिकार। मूल अधिकार सीमित हैं और अस्थायी हैं, ना कि स्थायी। मूल अधिकार क्या है, अस्थायी हैं। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ अधिकार जो ऐसे हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। और कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। कुछ जो मूल अधिकार हैं वो राज्य प्लस निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त हैं। और ज़्यादातर मूल अधिकार क्या है, निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। कुछ मूल अधिकार सकारात्मक हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनमें दंड का प्रावधान है। तो ये क्या है, मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं जो अपने माइंड में आप रखिएगा। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो संपत्ति का अधिकार था उसको पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार भी 7 मूल अधिकार जो थे उनमें से शामिल था। यह बाद में इसको हटा दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में कितने बचे, 6। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व तो किसको प्राप्त है, न्यायपालिका के पास है। तो अभी मैंने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत क्या देती है, सुरक्षा की गारंटी देती है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देती है। अब इस संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह थी आर्टिकल 14 की बात। यह क्या सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से उसको क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता या समानता का मतलब यह है कि विधि सबके लिए क्या होगी, एक समान होगी, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो या शक्तिशाली हो या कमजोर, बड़े राजनीतिक और प्रतिष्ठित पद पर हो या चाहे कोई सामान्य और मजदूर व्यक्ति हो। कानून सभी के लिए क्या होगा, एक समान होगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। इस रूप में क्या है, अनुच्छेद जो 14 है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में इसको वर्णित किया गया है, जो कि अग्रे लिखित है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या समानता की बात की गई है। अभी हमने बात किया कि जैसे कि विधि सबके लिए क्या होगी, समान होगी। अब है अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है वो धर्म, जाति, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की बात की गई है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा।
अब हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। मतलब राज्य 7 आधारों पर, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास स्थान, वंश क्रम के आधार पर सरकारी नौकरियों या रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। और इसके 16 के 6 खंड भी हैं। अब है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में। इसमें सामाजिक भेदभावों को दूर करने के लिए इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है कि जाति के आधार पर किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही इसमें कहीं भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। तो उपाधियों का अंत का मतलब जैसे राज्य उपाधियां नहीं देगा, जैसे और भी है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधियां प्राप्त नहीं करेगा, और कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत हो वह भी विदेशी राज्य से उपाधियां जो हैं वो भारतीय राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं लेगा। तो इस तरीके से इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। अब अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अव्यक्त की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज का में प्रावधानित वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार जो पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में प्रदत्त वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद क्लॉज 1 सब क्लॉज खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये जो आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का, इसमें है इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इत्यादि इसमें प्रदान किया गया है। और अब है इसमें हमारा कि ये जो संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की यह बात करता है। तो इसका मतलब यह है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक सभा या सम्मेलन बुला सकता है, किंतु वह सभा या सम्मेलन क्या होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो है अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पर नहीं जा सकता। जो सिख हैं उनको क्या है, कृपाण जो वो लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये कृपाण धारण करना सिखों के धर्म को मानने का क्या है, अभिन्न अंग है। तो ये इसमें बात की गई है कि इसमें अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात की गई। अब अगला है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज गा। अब इसमें है कि इसमें यह है कि इसमें संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब कहने का कि इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ, संगठन, पार्टी या दल कह सकते हैं इत्यादि बनाने का अधिकार प्राप्त है, किंतु सेना को संघ या संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह किस में बात की गई है? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ग में। अब है अगला अनुच्छेद है हमारा 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता की बात किस में है? तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता किस में है? तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की जो स्वतंत्रता की बात है वो इसमें की गई है। मतलब किसी और इसके अपवाद इसके भी अपवाद हैं, जैसे जनसाधारण के हित में हम किसी भी स्थान में आवास बनाने से इसमें रोका जा सकता है। अब अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब कहने का कि इस आर्टिकल के अंतर्गत किसी व्यापार या व्यवसाय पर अलग अलग कारणों से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब ये क्या है, इसका अपवाद है, लेकिन ये है कि इसमें जो ये तो स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। तो इस तरीके से इसमें कई चीज़ें रखी गई हैं। इस आर्टिकल के अंग के तहत कोई भी व्यापार, व्यवसाय, आजीविका या वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है।
अब है हमारा अगला कि 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का से लेकर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद कौन सा 19 का क्लॉज 2 से लेकर के 19 का क्लॉज 6 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो 19 है वो क्या है, सीमित है। इसके तहत हमें जितनी भी आज़ादी मिली है उसका मनमाना हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें क्या है, युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसमें राज्य कुछ सीमाएं भी आरोपित कर सकता है, यह इसमें बात है। अब है अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। तो आर्टिकल 20 का संबंध किससे है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। किसमें, आर्टिकल 20 में। तो इसका मतलब इसमें यह है कि जैसे आर्टिकल इसमें है 20 का क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक उसके द्वारा जो किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आ जाए। अब इसी का 20 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। मतलब दोहरे दंड से इसको संरक्षण इसमें दिया गया है। अब इसी का 20 का क्लॉज 3 आर्टिकल जो 20 है इसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि किसी गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रशासन होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यातनाएं दे सकता है या इस तरीके से ज़बरदस्ती उसको कह सकता है कि वह उन कृत्यों को एक्सेप्ट करे। तो यह जो गलती है हमारे द्वारा कि यह सब जो गलती है वह यह उसके द्वारा ही की गई है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो इसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में क्या है, अब है अनुच्छेद 21, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन के अधिकार की इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण जीवन के अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यह याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, और अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को क्या करता है, निषिद्ध करता है। अगला आर्टिकल है 23, यह क्या करता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। तो ये जो अनुच्छेद 23 है, मानव के दुर्व्यापार क्या है, तो बुरे उद्देश्यों के लिए मनुष्य की क्या करना, खरीदारी करना, जैसे बेगारी हेतु जबरदस्ती काम कराने के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए या मजदूरी या दास्ता कराने के लिए इन सभी परिप्रेक्ष्य में किसी का व्यापार नहीं किया जा सकता। यह है हमारा दुर्व्यापार। अब बलात्श्रम क्या है, तो बलात्श्रम यहाँ पर व्यक्ति को पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है लेकिन व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक नहीं है। मुख्य वजह यहाँ पर क्या है, इसमें इच्छा। तो यही है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का क्या करता है, यह प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। किसमें, 21 में। प्रयुक्त जो दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है इसी में संचरण अर्थात कहीं भी आने जाने का अधिकार यानी विदेशी भ्रमण भी इसमें निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसमें उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें
शामिल किया था। तो यह भी बात इसको याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, किसमें बात की गई है? तो यह आर्टिकल 26 में। अब है अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। तो ये जो 30 है वो क्या करता है? देखिए 29 का संबंध क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। अभी हमने इसकी बात की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई। ये सारी बात अभी हम पीछे कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश क्या करते हैं? जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अब ये रिट कितने प्रकार की होती हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी करता है। किसके लिए? मूल अधिकारों की सुरक्षा है। तो पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें क्या है? इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का क्या देता है? आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। तो परमादेश में अब क्या बात की गई है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी एवं संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकता है। तो यह कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश। परमादेश में क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक जो पदाधिकारी है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का क्या नहीं कर रहा? पालन नहीं कर रहा है। इससे किसी व्यक्ति का क्या प्रभावित हो सकता है? मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब यह परमादेश रिट जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का क्या करती है? अतिक्रमण करके किसी मुद्दे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध मतलब रोकना ये आदेश जारी करती। किस रिट के माध्यम से? प्रतिषेध रिट के माध्यम से। मतलब जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र का क्या करती है? अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो जो ऊपर की अदालतें हैं जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जो है या आदेश जारी करती हैं। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक देता है। किसके माध्यम से? अधिकार परीक्षा। याद रखना है, अधिकार परीक्षा से न्यायालय को जब लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसको नहीं होना चाहिए था, उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब वह न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक देता है। किस रिट के माध्यम से? तो अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से। अगला है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में बात है कि उत्प्रेषण में यह रिट यह है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, मतलब उसके पास अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वह कार्य करता है, तो न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मतलब कहने का कि उत्प्रेषण क्या है? तो इसमें कहने का मतलब यह है
कि उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है जब किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्था है उसने अपने क्षेत्राधिकार का क्या किया हो, उल्लंघन कर अपने केवल प्रक्रिया नष्ट कर, मतलब उसमें उल्लंघन करके केवल प्रक्रिया नष्ट कर रही हो, मतलब उसने निर्णय भी सुना दिया हो उसमें, और इस पूरे निर्णय को समाप्त करना हो, तब इसमें कौन सी रिट जारी की जाती है, तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो ये जो है ये किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो इतना इसको याद रखिएगा। तो अब है हमारा ये जो किसकी बात कर रहे थे, उत्प्रेषण रिट की बात कर रहे थे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब है संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण, मतलब आपातकाल, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार क्या होते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत, 352 के तहत करता है, तो अनुच्छेद 358 के तहत 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें जो मूल अधिकार वर्णित है वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 या 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जो ये है आपातकाल जब लगाता है राष्ट्रपति 352 के तहत, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगाता है 352 के तहत, तो उसके द्वारा ये अनुच्छेद 358 के तहत उन जो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित जितने भी मूल अधिकार हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 या 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार प्राप्त हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से अभी निर्धारित किया है। तो ये जो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत का निर्णय के आधार पर अभी निर्धारित किया कि मृत्यु कारिता करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है। दोस्तों इस लेक्चर में आज हमने इसकी व्याख्या कंप्लीट की और इसके प्रश्नकोश को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोगों से जाने से पहले अनुरोध है कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।